क्या सच में बच्चे को अब्रॉड एमबीबीएस करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपकी क्या है। कंसल्टेंसी का क्या है, ज्यादातर लोग जो इस प्रोफेशन में हैं वो वही हैं जो खुद एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे और उनसे नहीं निकला एफएमजी का एग्जाम, तो अपना करियर उन्होंने खराब किया, आप 7 लोग का और खराब कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो बिना सोचे समझे आप इंडिया में रहिए। टोटल बजट क्या हो जाएगा अप्रोक्स 6 साल का? लाख सब मिला के। एशिया में या किसी कंट्री में खाना का भी बात आता है, इंडियन मेस होते हैं सर। जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि दिखा दिया, अरे देखो ये कॉलेज है, इसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज 70% है। हाँ, no doubt। अब क्या होता है, लोग परसेंटेज तो बात कर लेते हैं बट ये नहीं देखते कितने आए। मैं तो 100% एफएमजी गारंटी देता हूँ भाई। ओके, तो जैसे हम यूजी में रेसिडेंशियल में गारंटी चलाते हैं वैसे यहाँ भी गारंटी चलाते हैं। तो अब एक बात आती है मन में, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है सर? मार्केट में लोग खूब सारा एडमिशन उठा रहे हैं ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी समरकंद का। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है उठेगा मैं 1000 एडमिशन उठा लूंगा। अब मान लो उसने 100 एडमिशन के लिए सीट खोला, तो वो क्या करेगा, लास्ट में डाइवर्ट करके किसी घटिया कॉलेज में डाल देगा। तो जॉर्जिया और सर्बिया के टाइप किस टाइप के स्टूडेंट को जाना चाहिए? जो ज्यादा प्रमोटेड कॉलेज है वो जरूरी नहीं है अच्छा कॉलेज है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो में फीस लेती है रशिया में, एकदम नहीं जाना, वो फ्रॉड है। सर एक फाइनल सवाल पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए? आज हमारे साथ डॉक्टर आनंद मनी सर है। तो सबसे पहले सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया सर। आज बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो बच्चे नीट का तैयारी करते हैं उसके बाद उनका ड्रीम होता है इंडिया में मुझे कॉलेज मिल जाए, अगर इंडिया में नहीं मिलते हैं तो वो अब्रॉड के लिए सोचते हैं। तो इसकी पे आज आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ, क्या सच में बच्चे को अब्रॉड एमबीबीएस करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपका क्या इस पे ओपिनियन है सर? यार देखो, अब इसमें ना बहुत ग्रे एरिया है। एमबीबीएस अब्रॉड हाँ या नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। जैसे अगर कोई बच्चा अपीयरिंग ईयर में है और मेरे पास आके बोलता है सर मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मैं अब्रॉड चला जाऊं, तो मैं उसको बोलूँगा नहीं। कोई दूसरा बच्चा है जो 500 प्लस नंबर ला रहा है और उसके बाद फिर उसका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ और वो फिर सोच रहा है क्या मुझे एमबीबीएस अब्रॉड कर लेना चाहिए, तो जवाब है नहीं। एमबीबीएस अब्रॉड उन बच्चों के लिए है, पहला वन कि उनको इंडिया में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, राइट। दूसरा इंडिया में वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तीसरा उन्होंने अपना 100% दे दिया है तैयारी करके और उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा, तो उन बच्चों के लिए एमबीबीएस अब्रॉड का विकल्प है, जो एक डिफिकल्ट विकल्प है। हम लूप से निकलने के चक्कर में सोच लेते हैं कि हम रशिया चले जाएंगे, हम यूक्रेन चले जाएंगे, हम उज्बेकिस्तान चले जाएंगे, हम नेपाल चले जाएंगे, बट वो जर्नी बहुत दुखदाई है जो हम अभी डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। ओके, वन बाय वन करेंगे। तो सर जैसे अब जिसको इंडिया में नहीं मिल रहा उसको अब्रॉड जाना है, तो कैसे चूज करना है? सबसे पहला सवाल जो आता है, आजकल सर बच्चे डर जाते हैं, सबसे पहला सवाल ये आता है कि कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी उससे कुछ मिसगाइडिंग क्या कर दिया जाता है कि ये बता दिया जाता है लेकिन वो उसको मिलता नहीं। एग्जैक्टली यार देखो, कंसल्टेंसी का क्या है, ज़्यादातर जब आप इस इंडस्ट्री में बात करोगे, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कैमरे पे या नहीं, बट ज़्यादातर लोग जो इस प्रोफेशन में हैं वो वही हैं जो खुद एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे और उनसे नहीं निकला एफएमजी का एग्ज़ाम, तो अपना करियर उन्होंने ख़राब किया, आप 7 लोग का और ख़राब कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में वही हैं। तो देखो बहुत सारे मिथ चलते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहाँ एम से रशिया के मेडिकल कॉलेज को कंपेयर किया जा रहा है। अरे भाई क्या मजाक चल रहा है, ठीक है, इम्पॉसिबल बात। एग्जैक्टली। तो अगर सिंपल बात है, अगर कोई भी इंसान तुमको बोलता हुआ मिल जाए कि इंडिया से अच्छा एमबीबीएस बाहर होता है, आप यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो, तो बाकी और कंट्रीज में इंडिया से अच्छा एमबीबीएस नहीं होता। जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, द काइंड ऑफ फैकल्टीज दैट वी हैव, द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव, वो इंडिया में बेटर है। तो आप अब्रॉड मजबूरी में जा रहे हैं, अपग्रेड में नहीं जा रहे हैं। ये चीज पहला। दूसरा, बहुत सारी जगह ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा कि अरे आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, एफएमजी क्यों करना, क्यों वापस इस देश में आना है, आप यूएसएमएल कर लीजिएगा, प्लैब कर लीजिएगा, एएमसी कर लीजिएगा। ये समझ नहीं आता बच्चों को कि आप क्यों जा रहे हो रशिया, क्योंकि आपका बजट 30 लाख था। 30 लाख का। अब मान लो तुम यूएसएमएल करने जाओगे तो यूएसएमएल का एग्जाम तो तुम निकाल लोगे, बट उसके लिए तुमको चाहिए LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। उसके लिए आपको यूएस जाना होगा। मैं यूएस 15 दिन रुका, मेरा 17 लाख रुपए का खर्चा हो गया। तो जो बच्चा 2 महीना यूएस में रहेगा, मान लो पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहा है, तो 10-15 लाख तो उसका उसमें चला जाएगा, ऐसे ही खर्च हो जाएगा। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर जर्नी।
ज्यादातर बच्चों को यूएसएमएल का फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन वो जाएंगे यूएसएमएल करेंगे। तो अगेन ये मेरा स्ट्रिक्ट निर्देश है उन बच्चे और पेरेंट्स को कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कोई और लाइन चूज कर लीजिए, एमबीबीएस अब्रॉड करेंगे आप। तो आप जब आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो ना आप यूएसएमएल निकाल पाएंगे, ना आप एएमसी निकाल पाएंगे, ना आप कोई और दूसरा एग्जाम निकाल पाएंगे। आपको गुमराह किया जा रहा है। इससे बेटर इंडिया में कोई दूसरा कोर्स आप कर लीजिए या लाइन चेंज कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए। और मुझे एक बात और पता लगा आपके बारे में सर, आप जो है अब्रॉड में बहुत मतलब वर्ल्ड में बात कर ले तो बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे एफएमजी के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, आपकी पूरी टीम है इसके लिए सर। तो यार देखो वही वाली बात है ना कि जब मैंने एक्चुअली पढ़ाता तो मैं बहुत दिन से था, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बाहर। फिर मैंने समझा कि अगर सिर्फ पढ़ाऊंगा तो भी मैं बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। राइट। तो हमने कुछ कॉलेजेस के साथ ऐसे बात की कि भाई हम अपने बच्चे यहाँ भेजेंगे, हम अपने हिसाब से अपना करिकुलम यहाँ चलाएंगे, हम बच्चे को 6 साल तक मेंटर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो बच्चा इंडिया वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस कर पाए। और उसके अराउंड हमने कोर्सेस और करिकुलम बनाया जहां एडमिशन भी हम कराते हैं, जहां पे बच्चों का 6 साल तक ख्याल भी हम रखते हैं, जहां पे बच्चों को जो रशिया में पढ़ाते हैं या जो और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं वो पढ़ा तो रहे हैं, उनके साथ हम डेली लाइव क्लासेस बाय टॉप इंडियन फैकल्टीज देते हैं। एंड हम इनके साथ एक एफएमजी सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम चलाते हैं कि अगर तुम्हारा इंडिया आके सिलेक्शन नहीं होता है तो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ एफएमजी की कोचिंग मैं फ्री में दूंगा। और साथ साथ जो क्लिनिकल का बैकअप है, ड्रॉबैक है कि मान लो तुम कहीं और किसी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है। जैसे मैं अभी रशिया गया था, वहाँ उन्होंने बोला कि सर हमने 1 महीने में 100 सर्जरीज कर दी। हम बोले कभी सफदरजंग आओ दिन में कर रहे हैं हम। तो उनके हिसाब से अब उनकी आबादी जितनी है वो उस हिसाब से कर रहे हैं सर्जरी। तो वो क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, दूसरा लैंग्वेज बैरियर तो है। तो हम जब बच्चा इंडिया वापस आता है तो हम उसको इंडिया के हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाते हैं। तो वहां पे हमारा रोल है। हम एडमिशन से हमारा सिर्फ मतलब नहीं है, हमारा उस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लेट से आज किसी बच्चे को जा रहा है किसी भी कंट्रीज में, या रसिया में जा रहा है या नेपाल जा रहा है, कोई भी कंट्री जा रहा है, तो उनको 6 साल तक आप उनके साथ जुड़े रहते हैं? बिल्कुल। यहाँ जब वो आता है क्लिनिकल एक्सपोजर में भी आप हेल्प करते हैं? मैं सिंपल है, उसको असली वाला डॉक्टर, डिग्री वाला डॉक्टर नहीं, असली वाला डॉक्टर बना के ही छोड़ता हूँ कि कम से कम भाई जितने पैसे तुमने लगाए हैं उस हिसाब से तुम्हारा रोजी रोटी चलता रहे, तुम्हारे रिटर्न उस हिसाब से तुम्हारा मिल जाए। तो सर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है सर, आप किस किस कंट्री में ये काम कर रहे हैं? यार हम लोग नेपाल में काम करते हैं, हम लोग रशिया के कुछ कॉलेजेस में काम करते हैं, हम जॉर्जिया के कॉलेज में काम करते हैं, सर्बिया में काम करते हैं, मॉरिशस में काम करते हैं, अभी हम वियतनाम में भी इस साल से स्टार्ट कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान में हम करते हैं। तो जहाँ पे भी हमें कॉलेजेस मिल जाते हैं जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री हो जाते हैं कि भाई इस तरह से आपको चलाना पड़ेगा कि बच्चे के लिए नॉमिनल फीस हो, अच्छा हॉस्टल हो, पढ़ाई हमारे हिसाब से हो, एंड आप हमारी एफएमजी करने दें, हमें एफएमजी की तैयारी करवाने दें बच्चों को, और इंडिया आके हम क्लिनिकल ट्रेनिंग बच्चों की करा पाए। तो जो कॉलेजेस उसमें एग्री कर जाते हैं हम उन कॉलेजेस के साथ काम कर लेते हैं। अच्छा, लेट से एक कोई बच्चा है सर, लेट से उनको कुछ अब्रॉड के बारे में उतना पता नहीं है, अगर मान के चलिए सर वो कुछ जानना चाहता है तो आपसे कनेक्ट कर सकते? बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब हम इसी के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह ना हो। पहले तो सही डिसीजन ले, करना भी चाहिए कि नहीं, क्या आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड है या नहीं। ठीक है, तुम शायद पहला ऐसा इंसान देखे होगे जो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भेजता है बच्चों को और इतना नेगेटिव बोलता है एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। राइट। क्योंकि जब आप कुआं में कूद रहे हो आपको उसकी गहराई का पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आप इन्फॉर्म डिसीजन लो ना, आपको पता है कि आपको 6 साल पढ़ना है, वहां पे बहुत टफ कंडीशन है, उसके बाद आपको लैंग्वेज भी सीखना है, एडिशनल कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एफएमजी की तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत बर्डन होता है एफएमजी बच्चों पे, है ना। उनमें से जो निकल के आते हैं वो एकदम तराशे हुए हीरे होते हैं, बट 90% फेल कर जाते हैं। तो वही जो स्ट्रांग है, जो विल पावर जिसका स्ट्रांग है, जिसको डॉक्टर बनने का जज्बा है, वही जाए इसके लिए। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख रहा है, अगर एमबीबीएस के लिए सोच रहा है तो सर से कनेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, आप हेल्पलाइन नंबर नीचे डाल दो। हाँ, तो बेटा हेल्पलाइन नंबर नीचे है, स्क्रीन पे चल रहा होगा, या नीचे गूगल फॉर्म है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। जो भी क्वेरी है, एडमिशन लेना है नहीं लेना है, आप कहीं जा रहे हो तो सही जानकारी आपको यहाँ से
उस कॉलेज के या उस यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगा। देखो हम सारे यूनिवर्सिटी बच्चे नहीं भेजते हैं, बट हम सारे यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। आपको नॉलेज एक डेप्थ मिल जाए। एग्जैक्टली। अब आते हैं इस पॉइंट पर सर, अगर बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड करने जा ही रहे हैं तो चूज कैसे करें, कौन सा कंट्रीज चूज करें, कौन सा कॉलेज चूज करें, क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना Exactly, चाहिए? हाँ, तो जैसे कि 3-4 पॉइंट मेन होते हैं सर, ठीक, जैसे एनएमसी गाइडलाइन, बिल्कुल, हाँ और उसके बाद फीस कितने लग रहे हैं, हाँ। और वहाँ पे एफएमजी पासिंग रेशियो कितना, ये तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग सर आप तो बताएं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले जब आप कोई चीज़ करने जाते हो, सबसे पहला क्राइटेरिया है बजट। राइट। अब आप पूछोगे मुझसे ओप्पो का फ़ोन अच्छा है या आईफोन अच्छा है, तो भैया औकात अनुसार, ठीक है। तो आप पहला देखो बजट, ठीक है सर। अगर आप इंडिया में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो बिना लोन लिए, तो बिना सोचे समझे आप इंडिया में रहिए, कहीं अब्रॉड जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा पहलू कि अगर मान लो कि मुझे इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है और वही काम मेरा नेपाल में 70 लाख में हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा कि भैया 75 लाख का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर होता है। उस पैसे को पीजी के लिए बचा लो, फिर आप नेपाल चले जाओ, ठीक है। राइट। तो वही चीज है कि मतलब आरओआई आपको कहाँ पे मिलता है। तो अगेन, तो अगर हायरार्की वाइज आप बात करोगे बच्चों की, ठीक है, पहला कि सबसे पहले एमबीबीएस इन इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट मिलता है तो नथिंग लाइक इट, आपका जिंदगी सेट है। उसके बाद प्राइवेट आ गया, ठीक है, प्राइवेट में भी अब तुम क्वालिफाई किए और तुम 1.5 करोड़ लेके जा रहे हो, उससे बेटर है तुम नेपाल चले जाओ, बट वहीं अगर तुम्हारे 400 प्लस नंबर आ रहे हैं और तुमको 70-75 लाख रुपए में इंडिया में मिल रहा है और 60 लाख में नेपाल में मिल रहा है, तो 70-75 लाख में तुम इंडिया में लो, इंडिया में कर लो, ठीक है। उसके बाद आ गया नेपाल। नेपाल में ऑन एन एवरेज 60 से लेके 75 लाख तक में आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाता है। नेपाल के भी अपने ड्रॉबैक्स है जो भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आ गया आपके कॉलेजेस, जैसे आपके 3 कैटेगरी कॉलेज है। एक तो आपका यूरोप वाले साइड आप चले जाओ, जैसे आपका सर्बिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ऐसे, और इधर चले जाओगे तो वियतनाम हो गया, मॉरिशस हो गया, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया, ठीक है, जो ऑन एन एवरेज 50 लाख के बजट में होता है, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं हम रशिया, फिर उज्बेक, कजाक, किर्गिज, तो इस तरह के कॉलेज होते हैं। फिलीपींस अभी एनएमसी गाइडलाइन नहीं मानती तो नहीं करते हैं हम। और चाइना में भी बहुत सारे नॉर्म्स है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाती है, 5+1 ईयर का कोर्स है, वो एनएमसी अप्रूव्ड है, और जो नहीं है वो एनएमसी गाइडलाइन में नहीं आते, तो वहाँ जाने के लिए बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे सर आपने नेपाल का बजट बताया 65 से 70 लाख के बीच में, 75 लाख के बीच में हो जाता, उसी तरह से रसिया और चाइना हो गया। देखो अगेन रशिया में भी क्या है कि रशिया में ऐसे कॉलेजेस भी हैं, जैसे मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, बट उसकी फीस 12 लाख रुपए साल की है। तो लोग को लगता है रशिया बहुत सस्ती है। रशिया इसलिए सस्ती लगती है लोगों को क्योंकि हम सस्ती यूनिवर्सिटीज प्रमोट करते हैं। रशिया में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है, जैसे मॉस्को यूनिवर्सिटीज होगी। अब पीटर्सबर्ग में है नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी, इतना प्यारा कैंपस है, लेकिन वही है उसकी फीस है 5,80,000 रूबल और हॉस्टल फीस 40,000 रूबल है। फिर ये उन बच्चों के लिए हो सकता है सर, जैसे पैसा की जिनको दिक्कत नहीं है, नंबर कम आए, नंबर कम आए और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, अच्छी सिटी में रहना चाहते हैं, उनके लिए है, उनके लिए, ठीक है। और रशिया में वैसे कॉलेजेस भी हैं 30 लाख में भी हो जाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट, अगेन आप जितना पैसा देंगे उतना अच्छा। अब कोई मुझे बोलेगा कि कोई एक 30 लाख का कॉलेज है, उसको कंपेयर करोगे तुम ऐसे कॉलेज से जो 50 लाख का बजट है, तो ऑब्वियसली 50 लाख वाला ज्यादा अच्छा है, तभी तो उसके पैसे ज्यादा हैं। हाँ, इंफ्रावाइज एग्जैक्टली। तो जैसे आप मॉस्को पीटर्सबर्ग के कॉलेजेस हैं, वो महंगे हैं, मेफी है, सेंट पीटर्सबर्ग है आपका, फिर उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के नॉर्थ वेस्टर्न है, ये महंगे कॉलेजेस हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं टियर 2 कॉलेजेस, ठीक है। और रशिया में एक और चीज है जो हमें ध्यान रखना होता है कि रशिया में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होती है, फेडरल, स्टेट और स्टेट मेडिकल। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है सर? फेडरल यूनिवर्सिटी हो गया कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी समझते हो, जैसे इंडिया में क्या है, एएमयू हो गया, एम्स हो गया, जामिया हो गया, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिससे फंडिंग सेंटर को से आती है। तो अब एम्स में तुम देखो रिसर्च का सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ना, तो वही फेडरल यूनिवर्सिटीज है। तो लगभग 9 फेडरल यूनिवर्सिटीज है रशिया में, जहां पे सेंट्रल एकदम बहुत ज्यादा पैसा देता है ना। रशियन फेडरेशन चलाती है, तो वो बहुत अच्छे इक्विप्ड होते हैं और बहुत प्रीमियम होते हैं। मतलब जैसे कजान फेडरल हो गया, क्रीमिया अभी है, लेकिन क्रीमिया वॉर स्ट्रक जोन में, तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद अभी हमने एक यूनिवर्सिटीज ली है एनसीएफयू, नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी स्टैव्रोपोल में, अमेजिंग कैंपस, मतलब मजा आ जाएगा बच्चों को अगर वहां जाएगा तो। प्लस वहां है कि फीस भी अभी शुरू किया है, तो हमने बहुत कम फीस पे बच्चों को मना लिया है, मतलब कि 3,20,000 रूबल पे हम एडमिशन ले रहे हैं। और वहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल भी हमने ये इंश्योर करके दिया है कि पहले साल हम 150 बच्चे लेंगे, तो हर 150 बच्चे को
गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा। रशिया में ये चैलेंज है। ओके, टोटल बजट क्या हो जाएगा अप्रोक्स 6 साल का? 30 लाख सब मिला के। हाँ ठीक है, 30 मतलब लाख। तुम समझो 3,20,000 रूबल तुम्हारा ट्यूशन फी है, हाँ 25,000 रूबल आपका हॉस्टल फी हो गया, खाने का $100 से $150 पकड़ लो आप ओके। महीने का, हाँ और बाकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है, वीजा है वगैरह, वन टाइम कॉस्ट। तो फर्स्ट ईयर थोड़ा ज्यादा लगता है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स कंपैरेटिवली कम लगता है। बट फेडरल यूनिवर्सिटी आपको 30 लाख में मिल रहा है, दैट इज अ वेरी ह्यूमंगस थिंग। तो ये तो ऑलमोस्ट तुरंत ही इसके एडमिशंस भर जाएंगे। ओके सर, एक इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ रसिया में या किसी कंट्री में खाना का भी बात आता है, इंडियन मेस होते हैं सर? यार होता है इंडियन मेस है, बट मैं पते की बात, अगेन हम लोग हॉस्टल भी चलाते हैं, हम लोग मेस भी चलाते हैं। मेस का खाना आपको बहुत अच्छा कहीं भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, बच्चा क्या करता है, 1 साल हॉस्टल मेस में रहता है, ठीक है। अगर आपको सरकारी हॉस्टल मिला था तो आप 6 साल भी हॉस्टल में रहते हो। अगर प्राइवेट हॉस्टल मिला, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप क्या करो, फ्लैट लेके रहने लगो, ठीक है। और खाना आपको इन कंट्रीज में बनाना पड़ेगा। द सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज फॉर यू। राइट, कि आप खुद से मैगी अंडा भी बना लोगे, तुमको अच्छा लगेगा। मेस का खाना थोड़ा वैसा ही है, ठीक है। क्योंकि आप समझो ना यार कि वहां से राइस लेके जाते हैं, मसाले लेके जाते हो, तो एक तो महंगा है, दूसरा क्या है कि जो टेस्ट तुम एक्सपेक्ट करते हो वो टेस्ट आपको नहीं मिलता है। तो खाना, आप 5 लोग हैं तो यार हम लोग भी कॉलेज टाइम में खाना बना लेते, तो बना लो, बेटर है। तो मेनली फैक्टर जो है कॉलेज चूज करने का बजट देखना होगा। बजट, लोकेशन। अगर स्पेसिफिकली रशिया की बात करोगे तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इसलिए कि रशिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारा कुल्फी निकल जाएगा। जैसे बहुत बच्चे हैं वो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं एकदम, मतलब जो साइबेरियन में आते हैं, तो कभी भी जब किसी से बात करो तो मैप खोल के देखो रशिया का, जहां भी साइबेरिया वाला ऊपर रीजन आ गया, जहां टेम्परेचर -20 से ऊपर जा रहे हो, मत रहो। 6 महीना ऐसे परेशान हो गए ना। शुरू में बर्फ बहुत अच्छा लगता है फिर जब रोज बर्फ पे तुम फिसलोगे, ये हो गया, आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं करती है, तुम बहुत टफ हो जाता है लाइफ, तो हेल्थ इश्यूज हो जाएगा। तो कहीं भी टेम्परेचर जो -5 से ऊपर है, -5, 7, 10 बहुत हो गया, ठीक है, उससे नीचे वाले टेम्परेचर में मत जाओ। तो साइबेरिया वाला रीजन एकदम भूल जाओ। फिर इधर की तरफ जो जहां यूक्रेन वॉर स्टक रीजन है, ठीक है, जैसे सर्वास्तोपोल है, स्टेब्रोपोल नहीं, सर्वास्तोपोल, ठीक है। फिर आपका क्रीमिया वाला एरिया हो गया, तो इधर वाला एरिया उसको भी छोड़ दो, उसको आप छोड़ दिए, क्योंकि वॉर स्टक एरिया। अब कब चलेगा क्या नहीं होगा, क्यों पढ़ना। मैं यूक्रेन में मैं एक बार भुगत चुका हूँ, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। क्या हुआ था सर? यूक्रेन में हम लोग मेडिकल कॉलेज चलाते थे, तो अगले साल यूक्रेन वॉर हो गया। जनरली मेरा कॉलेज तो एकदम पोलैंड बॉर्डर पे था, बट एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत परेशान हो जाती है। हाँ, नो डाउट। तो इस कारण से तो क्यों उधर आपको रहना। फिर उधर क्या होता है, इन्वायरमेंट भी वैसा हो जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा एक मैं नीचे की तरफ चेचेन वाला एक एरिया है, वो भी एरिया मैं जनरली बच्चों को अवॉइड करता हूँ कि वहाँ बहुत वायलेंस वगैरह है, ठीक है। तो उस एरिया में भी बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सर एफएमजी पासिंग रेशियो का बात करें तो कम है सर, इसका क्या रीजन लग रहा है सर? देखो यार, हाँ, ये एफएमजी पासिंग रेशियो पे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट है, किसका ज्यादा है? या अगेन वही जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि दिखा दिया, अरे देखो ये कॉलेज है, इसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज 70% है। हाँ, no doubt। अब क्या होता है, लोग परसेंटेज तो बात कर लेते हैं, बट ये नहीं देखते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए। मान लो 2 बच्चा आया, हाँ, 2 बच्चे में से एक का निकल गया, तो एक का नहीं निकला, तो 50% हो गया, 50% हो गया। पहला गड़बड़ यहाँ पे झोल झाल ये होता है। दूसरा, एफएमजी हैज नथिंग टू डू विद द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी। कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के आप एफएमजी नहीं निकालते हो। जैसे तुम देखोगे अभी फरगना, हम लोग काम नहीं करते फरगना का, बट फिर भी मैं तारीफ कर रहा हूँ। फरगना क्या कर रहा है कि आपको इंटरनेशनल, मतलब जो इंडियन टीचर्स है उनको ले जाता है, डीबीएमसीआई की कोचिंग होती है वहां पे। तो अब तुम देखोगे फरगना का एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा हो गया। बट वही क्या होगा, फरगना में आज से 4 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो जाए, और वो ये कोचिंग देना बंद कर दे, तो खत्म हो जाएगा। तो आप जब भी एमबीबीएस अब्रॉड इन कंट्रीज में जा रहे हो, तो पहला कि आप ये देखो कि या तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है जो आपका एडमिशन करा रहा है, वो क्या कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा फॉर इंडियन फैकल्टी, टॉप इंडियन फैकल्टी, तो ऑटोमेटिकली उस कॉलेज का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा तो आप खुद से मैरो प्रेप लैडर हमसे पढ़ के आप एफएमजी की तैयारी कीजिए, तो ऑटोमेटिकली पासिंग परसेंटेज ठीक हुआ। अगर तुम रशियन प्रोफेसर से या जॉर्जियन प्रोफेसर से या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेपाल मॉरिशस छोड़ के किसी से भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा एफएमजी नहीं निकलेगा। एफएमजी के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। और पहले ये चलन था कि आप रशिया से वापस आ जाओ और उसके बाद यहाँ 6 महीने एफएमजी की तैयारी करो, एफएमजी निकालो। अब नहीं निकलेगा एफएमजी। एफएमजी का एग्जाम इज एट पार विथ योर नीट पीजी लेवल एग्जाम, तो आपको उसी तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज का मतलब ही नहीं है। तुम ये बात कर लो कि पहला कि भैया
कि तुम कराओगे एफएमजी का कोचिंग और कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, कौन कौन टीचर पढ़ाए, और ये गारंटी में लिखवा लो 6 साल तक के लिए, और नहीं तो अपना जुगाड़ ढूंढ लो कि तुम कहां से एफएमजी की तैयारी करोगे। ठीक है, तो इसलिए फिर तुम एफएमजी जाओ पासिंग रेशियो इज नॉट अ फैक्टर दैट यू शुड कंसिडर फॉर टेकिंग एडमिशन। टेकिंग एडमिशन। तो आप तो सर प्रॉमिस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। मैं तो 100% एफएमजी गारंटी देता हूँ भाई। ओके, तो जैसे सर हम यूजी में रेसिडेंशियल में गारंटी चलाते हैं, वैसे यहाँ भी गारंटी चलाते हैं कि तुम्हारा हम एफएमजी मेरे ये गाइडलाइन को फॉलो Exactly, करोगे, बिल्कुल। एफएमजी में मैं तुम्हें सेलेक्ट करा के दिखाऊंगा, और जब तक नहीं कराऊंगा तब तक पढ़ाऊंगा तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर, ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है सर। भाई सर मैं आप तो बोल रहे हैं तो बहुत ऑन कैमरा गर्व बोल के रहा हूँ, रखना वीडियो 6 साल बाद बच्चे नहीं होंगे तो मुझे बताना। साथ। तो सर बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं सर। तो अब एक बात आती है मन में, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है सर, एक बार डिटेल में, कोई बच्चा देखो, सबसे पहला ना आपको ये समझना है कि एडमिशन, इसमें मिडिल मैन बहुत होते हैं। जैसे जो कॉलेज है, जैसे हर इंसान के पास 1 2 3 कॉलेज एक्सक्लूसिव होता है, बट सब इंसान सब जगह एडमिशन करा रहा है। नो डाउट सर। तो अगर मान लो कि तुम मेरे साथ एनसीएफयू चलते हो, तो मेरा अपना कॉलेज है, तो वहाँ क्या है कि पहला मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा, बट अब जहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे एडमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या मैं वहाँ तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर पाऊंगा? नहीं। तो जनरली आप इस इंडस्ट्री में आओगे तो सब बोलेंगे अरे सब अपना ही कॉलेज है, हाँ, ठीक है, किसी का नहीं होता। तो आप पहला देखो कि कौन उसका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप कजान फेडरल जा रहे हो, तो कौन कजान फेडरल का एडमिशन करता है? 2 3 लोग ही करते होंगे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सब ऐसे भेज रहे हैं। ओके, तो पहला कि जो इंसान ऑन ग्राउंड वहां रहेगा, वहां एडमिशन, उससे आप बात कीजिए। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस वेरी करता है जगह टू जगह। जैसे नेपाल का केस क्या है, नेपाल में सीट बुकिंग चलता है। ओके, कि आप सीट बुकिंग पहले कर लोगे तो सस्ते फीस पे आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मॉरिशस में नंबर ऑफ सीट पे है कि जो जितना जल्दी एडमिशन ले लेगा खत्म हो जाता है सीट। ओके, ठीक है, रशिया, उज्बेक, इन सब कंट्रीज में क्या होता है कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स लो, ओके, डॉक्यूमेंट्स दोगे, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको एडमिशन लेटर देगा। ओके, एडमिशन लेटर आ गया आपका, उसके बाद कहीं एंट्रेंस एग्जाम होता है, कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं कुछ नहीं होता, वेरी करता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कजान फेडरल का एंट्रेंस एम्बेसी में होता है, किसी किसी का ऑनलाइन होता है, किसी का ऑफलाइन होता है, किसी का ऐसा होता है कि तुमको जबरदस्ती फेल कर देगा। ठीक है, तो वैसे डिपेंड करता है कहाँ कहाँ क्या है। तो आप जैसे अलग अलग कंट्री में अलग एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के बाद वो कॉलेज आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगा, इन्विटेशन लेटर के बाद आप वीजा अप्लाई करो, वीजा अप्लाई करके आप कॉलेज की फीस डालो और फ्लाई कर जाओ। ओके, तो ये तरीका। तो अब ये सर आप नेपाल को बहुत प्रमोट कर रहे थे सर, मैं भी देखा हूँ सर। तो अभी सर वहाँ पे भी सेशन डिले हो रहा है सर। तो हाँ, तो हुआ ना यार, देखो फिर वही वाली बात है। जैसे अब यहाँ पे रीनीट हुआ तो सेशन डिले होगा। पिछले 2024 में कुछ आफत हुआ तो पड़ोसी से ही सीखता है ना। तो नेपाल में पिछले साल इलेक्शन, ये वाला जो जेनजी वाला आंदोलन हुआ, तो सेशन उनका खींच के फरवरी मार्च हो गया, जिससे नुकसान हुआ बच्चों का। अब देखो इस साल ये सेशन सही टाइम पे करते हैं कि नहीं करते। अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो वो बहुत क्रांतिकारी हैं, तो अगर सेशन टाइम पे करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो अगेन फिर बच्चों का 6 महीने का नुकसान हो जाता है। ओके सर, अभी एक बच्चे के मन में वो भी सवाल चल रहा है कि नीट रीनीट हो रहा है, तो क्या रीनीट से पहले बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना हाँ, चाहिए, मैं समझाता हूँ। या बिल्कुल, नीट के बाद जाना चाहिए? या देखो सिंपल है कि कोई और कंट्री आपके करिकुलम के हिसाब से तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले साल में नीट क्वालिफाइड हैं और उनको पता है कि रीनीट में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है, तो अगर आपको अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज मीन्स कि जो कॉलेज जल्दी भर जाते हैं, तो उन कॉलेजेस में तो आपको अभी से एडमिशन के लिए मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस, है ना। क्योंकि जितना जल्दी आप एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपकी सीट बुक होगी और उतना ज़्यादा चांस है आपको वो कॉलेज मिलने का। जनरली क्या होता है आजकल लोग, क्या नया ट्रेंड है, जैसे कि मैं देखोगे उज्बेकिस्तान में भी ताशकंद, समरकंद एडमिशन नहीं ले रहा है ना। उन्होंने लेटर निकाला है कि हम नहीं लेंगे एडमिशन। मार्केट में लोग खूब सारा एडमिशन उठा रहे हैं ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद का। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है उठेगा, मैं 1000 एडमिशन उठा लूंगा। अब मान लो उसने 100 एडमिशन के लिए सीट खोला, तो वो क्या करेगा, लास्ट में डाइवर्ट करके किसी घटिया कॉलेज में डाल देगा तुमको। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है फिर तो सर। बहुत बड़ा सर, ये कुछ यूनिवर्सिटीज में भी दिक्कत है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होता है, जरूरत से ज्यादा इनटेक ले लेते हैं। मान लो कि मेरी इनटेक 300 बच्चों की है, मैंने 500 बच्चों का इनटेक ले लिया, ठीक है, और फर्स्ट ईयर रेस्ट्रिकेट करना स्टार्ट कर देते। कोई मतलब जैसे अभी एक कोई रशिया के कॉलेज है, वहाँ इंगुश है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट नाम नहीं। ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ, वही यही प्रॉब्लम बच्चों ने बताया मुझे कि सर इन्होंने इनटेक से ज़्यादा एडमिशन ले लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब 3-4 क्लास भी बच्चा नहीं कर रहा तो सीधे रेस्ट्रिकेट कर दे रहे। ओके, क्योंकि उनको तो 200 क्योंकि अपना इनटेक बढ़ाना है और उनकी फीस की फीस आ गई। ओके, तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ये तो बच्चे को बहुत सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एक ऐसे पराये कंट्री जाते हो जहां आपका कोई नहीं है, आपके घर वाले भी आपकी मदद नहीं कर सकते, और आपका कॉन्ट्रैक्टर फोन उठाना बंद कर दे,
क्या फिर करेगा आप उस बच्चा? सिचुएशन में तो वो तो बोलेगा हाँ तुमने ये किया इसलिए तुमको रेसिग्नेट कर दिया, वो अकाउंटेबिलिटी तो लेगा नहीं। लेगा नहीं। तो इसमें बच्चे को ध्यान है वेल एस्टेब्लिश जो है उनके साथ जाए, हाँ, देख लो क्या ट्रस्टेड, मतलब जैसे भैया जिसको तुम पकड़ सकते हो 6 साल तक गर्दन से, हाँ जैसे हम लोग हैं सर, हाँ हम लोग, मेरा प्राइमरी काम तो ये है नहीं, है मेरा नहीं। प्राइमरी काम है, रेसिडेंशियल कोचिंग चलाते हैं, 3 हाँ एकड़ का कैंपस है, तो मैं उसको उठा के तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। जा नहीं पाऊंगा। हाँ तो कल को बच्चों को कुछ होता है तो पेरेंट्स आके सीधे मेरे कैंपस में धमक जाएंगे ना हाँ कि भाई आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। हाँ तो वैसे लोग, एक अब ये एश्योर जो मिलता है कि सीजनल कीड़े होते हैं कि आए एडमिशन कराए और फिर एकदम अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड हो गया। तो वहां जाने से आपके लिए खतरनाक होगा। अच्छा, टॉपिक पे हम लोग इस पे थे कि नीट से पहले जाना चाहिए, नीट के बाद आपने बताया कि जिसके हाँ, नंबर्स इतने आ डिपेंड रहे करता है, ये वही है कि हाँ। मतलब जैसे मान लो कोई बॉर्डर लाइन बच्चा है, जैसे हाँ। पहला ऐसा बच्चा कि जिसको पहले भी नीट क्वालिफाइड नहीं है हम्म और चांस है या नहीं है क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, उसको क्या करना चाहिए, हम्म तो उसको भैया रीनीट देना चाहिए, हम्म। ठीक है। अगर कोई पिछले साल क्वालिफाइड है, उसको पता है इंडिया में नहीं होना है उसका, हम्म। तो उसको एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दें, कम से कम पासपोर्ट तो अप्लाई करके फटाफट स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट कर लो। खास करके जैसे अगर कोई बच्चा जॉर्जिया जा रहा है, जॉर्जिया में वीजा का दिक्कत होता है, 3-3 महीने लग जाते हैं वीजा आने में, ठीक है। तो जॉर्जिया अगर आपको जाना है और आप चाहते हो आपका एकेडमिक साइकिल डिले नहीं हो, तो फटाफट से एडमिशन लीजिए, पासपोर्ट लगाइए और एडमिशन लीजिए। ओके सर। वीजा में बहुत टाइम लगता है जॉर्जिया में, पिछले बारी बहुत बच्चे बहुत दुखी हुए हैं। अच्छा, और क्या वीजा की होता है, वजह से। एकेडमिक साइकिल शिफ्ट हुआ तो एनएमसी तो कहती है भैया 54 महीने तुमको वहीं रहना है, हाँ तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सब ये डिपेंड करेगा मार्क्स पे। इसको हम 3 कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे कोई बच्चे 300-400 के अप्रोक्स मार्क लेके आ रहा है तो वो जा सकता है, क्योंकि उसको इंडिया में कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे। और इस बार भी नीट दिया तो उनको अपेक्षा हो गई कि मतलब 200 प्लस भी अगर लाया है इस बार नीट में, मतलब नीट में, तो क्वालिफाई कर जाएगा वो बच्चा, हाँ, ठीक है। तो वो बच्चा प्रोसेस स्टार्ट कर दे। हाँ जो इस बार भी नहीं क्वालिफाई किया वो पढ़ो, बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेरे, देखो, क्वालिफाई करो, और तब उसके बाद हम लोग 21 जून के बाद बात करेंगे उसके बाद। ओके सर, उज्बेक में अभी जैसे एडमिशन होल्ड है, तो क्या सारे कॉलेज के होल्ड है या नहीं। कुछ कुछ? ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समरकंद नहीं ले रहे हैं एडमिशन, ठीक है। लेंगे ये लोग भी एडमिशन, ऐसा नहीं है, समरकंद शायद ना ले, ताशकंद तो लेगा, बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे। जैसे पहले समरकंद 1000 एडमिशन ले लेता था, तो इस बार बच्चों को भी दिक्कत है, तभी एमएससी ने इंटरवीन किया। तो इस बार अगर एडमिशन लेंगे भी तो ये 100, 200, 150 एडमिशन लेंगे। अब लोगों ने क्या किया है वहाँ पे, नई स्कीम जो उज्बेक में, खूब सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई, हाँ तो एडमिशन उठाएंगे ये ताशकंद पे, अच्छा अक्टूबर तक आपको लटकाएंगे, हाँ। और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे। अच्छा, फिर प्राइवेट क्या करोगे तुम, साल बचाने के चक्कर में तुमको बोलेगा अरे ताशकंद में तो है, एक ही बात है, एक ही बात तो है, वहाँ ले लेते तो इसीलिए तो अगेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी खराब नहीं है, हैं। बट द थिंग इज भाई, अगर आप चाहते हो कि मान लो कि अगर तुमको अभी ताशकंद समरकंद नहीं मिल रहा, बुखारा है, बुखारा ले लो एडमिशन, हाँ, बुखारा ठीक है। भी सही है, हाँ, क्योंकि नहीं बुरा है, मतलब फरगना ले लो, अंडीजान है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं यार, देख लो। जर्मनी इटली साइड के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कितने सेफ है? यार देखो बहुत अच्छी कंट्रीज है, बहुत सेफ भी है, बट एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है बच्चों को बोलता है कि तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे। अब जर्मनी में क्या है कि तुमको लैंग्वेज एग्जाम निकालना पड़ता है जर्मन लैंग्वेज का, क्योंकि वहाँ पढ़ाई जर्मन लैंग्वेज में ही होती है। तो अगर आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ाया जाता है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हॉस्टल पे स्कॉलरशिप देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं देती। अगर नहीं दे रही हैं स्कॉलरशिप तो यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन। तो 10,000 यूरो तुम्हारा अगर मान लो कि साल का खर्चा आ गया, तो टेक्निकली 6 साल रहे तो 60,000 यूरो हो गया। तो फिर तुम्हारे बजट 60 लाख ही हो गया ना, 60 लाख हो गया, एग्जैक्टली, तुम्हारे बजट में नहीं है। तो जैसे बहुत लोग हैं सर इटली में तो फ्री में पढ़ाई होती है, हाँ भाई ट्यूशन फी फ्री है, आईमेट का एग्जाम दोगे आप, हाँ। लेकिन हॉस्टल फ्री नहीं है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग फ्री नहीं है। तो अब तुम प्राइवेट, तुम पार्ट टाइम नौकरी करोगे, उसके साथ फिर वो करोगे, उतना स्ट्रगल मत करो, उससे बढ़िया इंडिया में कुछ और कर लो। ओके, यहाँ इस गेम में बच्चे फंस जाते हैं कि तुम्हारे फ्री में हो जाएंगे, ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज है, सब कुछ अच्छा है, बट द पॉइंट इज क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर 60-70 लाख अफोर्ड कर सकते हो, यूरोप जाना है और यूरोप में ही सेटल होना है, तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, फिर जा सकते हो। ओके सर, जॉर्जिया और सर्बिया के किस टाइप के स्टूडेंट को जाना चाहिए? या देखो अगेन जॉर्जिया सर्बिया जो है टेक्निकली लोग यूरोप बोल के भेज देते हैं, यूरोप नहीं है वो, ठीक है, वो ईयू का पार्ट भी नहीं है, वो यूरोपियन एरिया में आता है, मतलब जैसे ना, जैसे यूरेशिया कह लो तो उधर आता है, ठीक है। तो अब जॉर्जिया, तिबिलिसी बहुत अच्छी सिटी है, जो उनकी मेन कैपिटल सिटी है। जॉर्जिया के फायदे ये हैं कि जॉर्जिया में अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेसर बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा कि वहाँ इंडिपेंडेंट एफएमजी की कोचिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक जगह पे, मतलब मुझे जितने बच्चे इंडिया में नहीं पहचानते, जॉर्जिया वाले पहचान जाते हैं क्योंकि 15,000 प्लस बच्चे तो सिर्फ तिबिलिसी में होंगे। ओके, तो वैसे मतलब हर दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे। तो जॉर्जिया में क्या है कि पहला कि कॉलेज जो है आपका वो प्राइवेट है,
डब्बे से कॉलेज है, तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, ये डिपार्टमेंट यहाँ है तो ये डिपार्टमेंट यहाँ है, ये डिपार्टमेंट, बहुत ट्रैफिक है, सब अलग अलग होता हाँ। है। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सस्ता है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है बच्चों के लिए। ओके, बहुत कम लगता बहुत बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, normal मतलब charge। आई थिंक इंडिया का 50 रुपए के हिसाब से रोज का पकड़ लो, है। अच्छा, इंडिया के हिसाब से वैसा है ना। तो बट कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, ओके, क्योंकि अचानक से यूक्रेन वॉर के बाद सारे ट्रांसफर स्टूडेंट्स ओके। जॉर्जिया अच्छा, आ गए, जॉर्जिया चले गए। जॉर्जिया आ गया, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया। सर अभी ये भी सवाल, सब जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, स्टूडेंट देख रहे हैं, वार लेके भी परेशान है, कैसे भेजूं वहाँ पे, इस तरह का कंडीशन हो गया। यार यूक्रेन तो नहीं भेजना है, ठीक है। रशिया भी मैंने बता दिया कि जो इधर वाला एरिया है, बॉर्डर एरिया, जैसे क्रीमिया वरीमिया वाला एरिया, मत भेजो बच्चों को, ठीक है। अगेन बांग्लादेश भी अभी जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो अनटिल आप बहुत अच्छे से बांग्लादेश को नहीं जानते हो, आप बंगाल के विसिनिटी में नहीं हो, तो वहां भी मत भेजो, ठीक है। नेपाल मोर और लेस अभी स्टेबल है, अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी और कंट्रीज में ऐसा कुछ वॉर जैसा है नहीं, जैसे उज्बेक में वॉर जैसा कुछ नहीं है, कजाक में कुछ नहीं है, किर्गिज में कुछ नहीं, तो यहाँ जा सकते हैं। यहाँ जा सकते हैं। सर सीबीटी, जैसे अभी अपने प्राइम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो है ना, उसने बताया कि सीबीटी बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? यार देखो, इसके फायदे का तो पता नहीं अभी कि लीक बच रोकेगा या नहीं रोकेगा, नुकसान का तो सब पता है। हाँ, अभी तक जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो पेन पेपर आदत OMR उनकी वाला बनी, की habit आदत उनकी। है, तो हम हमेशा बताते थे कि इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और फिर OMR फिलिंग करो। अब जब आप कंप्यूटर पे पढ़ोगे, ठीक है, तो जो नए बच्चे उनके लिए तो ठीक है, इजी होगा एक्वेंट करना। तुम्हें तो ऑफलाइन टेस्ट देने की आदत हो गई है, तुम कंप्यूटर पे कैसे अंडरलाइन करोगे? तुम राइट साइड में ही सेलेक्ट करोगे आंसर, इसका आंसर ये, तो उसका बस एक फायदा है कि OMR में जो तुम गलती करते तो वो नहीं करोगे, बट सिली मिस्टेक्स तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। प्लस रिव्यू करने में जो तुम्हारा टाइम जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर रिव्यू करना था, तो जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा सीबीटी मोड पे, कर्सर चलाना जिसको ज्यादा आ जाएगा। अभी क्या है, बहुत लोग है आईपैड पे बहुत सारे कोर्सेज निकालेंगे कि नॉर्मल वाला, बट आईपैड में तुम उंगली कर रहे हो, यहाँ पे तुम कर्सर यूज कर रहे हो, तो वो यूज टू होना है ना, एग्जाम के टाइम पे छोटी छोटी चीज मैटर कर जाती है। तो जो नए बच्चे उनको फायदा है, जो ड्रॉपर है उनके लिए कंपैरेटिवली एक ड्रॉबैक है, खास करके ऐसे बच्चे जिनका कंप्यूटर से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, वो 2-3 साल से पेन पेपर एग्जैक्टली उन्हें दिक्कत आएगी। तो उन बच्चों को मैं कहूंगा भैया इस साल निकल लो, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लो, क्यों ड्रॉप के चक्कर में पड़ोगे। अभी अटेम्प्ट लिमिट का आएगा, एज लिमिट का, एज तो खैर नहीं आएगा, अटेम्प्ट लिमिट लेकिन अगले साल के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम देख रहे हो नंबर तुम्हारे एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि अगर मान लो 2027 में अटेम्प्ट लिमिट लगा दिया, तो अचानक से बच्चे अब्रॉड भागेंगे, फिर तो मारा मारी हो जाएगा। तो इस साल फिर भी ठीक है कि भैया इस साल कम अवेयरनेस है, इस साल तुम निकल जाओ, और बजट भी बढ़ जाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। डिमांड सप्लाई है ना यार, अगर मान लो किसी कॉलेज में तुमको इतना है तो कॉलेज फीस बढ़ा देगा, बहुत सिंपल मैथ्स होता है, बहुत सिंपल मैटर। तो अभी तुम्हारे देख लो नंबर, अगर बॉर्डर लाइन के आसपास नहीं हो, तुमको जाना ही है तो चले जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी यही होगा। सर अगर कोई लग रहा है कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया तो आप बता सकते हैं सर। यार देखो, अभी जैसे पहला कि यही कि हायरार्की वाइज कि कैसे आपको चूज करना है, मतलब डिसीजन कैसे लेना है। पहला एनएमसी गाइडलाइन देखो, ठीक है, 100% जो एनएमसी गाइडलाइन कॉलेज फॉर अप्रूव करता है वहां जाइए, ठीक है, नीट क्वालिफाई कीजिए ताकि आपको इंडिया आने का ऑप्शन रहे। नीट क्वालिफाई नहीं है तो मत जाइए। फिर बजट डिसाइड करो कि मैं इतना बजट स्पेंड कर पाऊंगा इजीली। लोन लेके अगर जा रहे हो तो ना कहीं रशिया जाना ना कहीं और जाना है, लोन लेके आपको एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, आपके ऊपर वो प्रेशर रहेगा, प्रेशर में तुम क्रम्बल कर जाओगे, तुम्हारे मेंटल हेल्थ का बैंड बच जाएगा, तो लोन लेके आपको एडमिशन नहीं लेना। उसके बाद फिर अपने औकात अनुसार बजट देखिए, इंडिया, नेपाल, हायरार्की मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये आपके मॉरिशस, जॉर्जिया, सर्बिया, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है रशिया, फिर रशिया के नीचे आ जाता है उज्बेक, फिर कजाक और सबसे लास्ट किर्गिज। ठीक है, जैसे लोग क्या है रशिया के ऊपर उज्बेक को प्रेफर कर लेते हैं। अरे कैसे भाई, ये कंट्री निकले ही रशिया से हैं, उज्बेक वाला बच्चा जाके रशिया में पढ़ रहा है और तुम रशिया छोड़ के उज्बेक जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो वो मैथ्स मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। तो हायरार्की वो है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन भाई यहाँ। और एक और चीज, हाँ, जो ज्यादा प्रमोटेड कॉलेज है वो जरूरी नहीं है अच्छा कॉलेज है। अब मान लो सिंपल है, मैंने सुकेश से बात किया, मैंने 10 लोग से और बात किया, और मेरी एक बहुत झंडू छाप यूनिवर्सिटी थी, मैंने उस यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर दिया, तो 10 लोग, अरे सर ये वाला यूनिवर्सिटी, तुम रशिया तो गया नहीं हो, तुमको पता नहीं कोई 2 कमरे में चला रहा है यूनिवर्सिटी के नहीं, ठीक है। तो जो यूनिवर्सिटी इंसेंटिव ज्यादा देती है वो यूनिवर्सिटी प्रमोटेड ज्यादा होती है, और प्रमोटेड ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड हो जाता है, और बच्चा वहां जाके रियलाइज करता है अरे मेरा तो कट गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, हो गया, ठीक है। तो प्रमोटेड यूनिवर्सिटीज जो ऐसे तुम नाम बोलते हो, सर ये वाली यूनिवर्सिटी अच्छी है, अरे सब एक जैसा है,
देखो तुमको सरकारी हॉस्टल मिल रहा है कि नहीं, सही सरकारी हॉस्टल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा वहां भीड़ कम है। हाँ भाई हर यूनिवर्सिटी जैसे रशिया है या वहां पे वो क्या है कि भैया मान लो मेरा 300 घंटे का, मैं 300 बच्चों का हॉस्टल बनाता हूँ, तो अगर तुम्हें सरकारी हॉस्टल नहीं मिला मतलब ये इनटेक से ज्यादा चल रहा है, मतलब इसके पास इंफ्रा नहीं था, इंफ्रा नहीं था, है ना, लोगों ने हाइप बना के ये कर दिया, तो क्यों जाओगे भाई? तो दूसरी जगह सेलेक्ट कर लो, तुम्हारे पास अभी अरे ऑप्शन। हाँ भाई 98 यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ और सिर्फ रशिया में, इतनी बड़ी कंट्री है, पूरे भारत को बढ़ा देगी, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें तो यहाँ जाना है। और दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी जो डॉलर में फीस लेती है रशिया में, एकदम नहीं जाना, वो फ्रॉड है। ओके, रशिया कैसे लेगा डॉलर में फीस? हाँ जब उनका वहां एंटी डॉलर चल रहा है, तुम डॉलर में फीस कैसे ले सकते हो? डॉलर में फीस ले रहे हो यानी तुम बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम अपनी फीस चला रहे हो, ठीक है। तो ऑफिशियल फीस आप पता कीजिए यूनिवर्सिटी के क्या है, एक्स्ट्रा फीस मत दीजिए और डॉलर में फीस मत दीजिए, एकदम स्ट्रिक्ट नो रखो, जिसने भी डॉलर में फीस दिया तुम्हें वहां मत जाना, वहाँ तो तुम भूल ही जाना, चर्चा भी मत करना। एग्जैक्टली। ओके, तुम्हारे पास तो बेस्ट ऑप्शन है ही, तो इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं नहीं फिर भी यार लोग को ठोकर खा के अकल आती है ना, हाँ। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अगर डायरेक्ट कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना हाँ, है तो सर मतलब कम से कम कहीं भी जा रहे हो हम्म। एक बार जानकारी ले लो, तुमको सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए सर, रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं सर। आपको जवाब 1 लाइन में बोलना होगा सर। तो जैसे जाना हो तो रसिया, उज्बेकिस्तान, रशिया अनडाउटेडली, इंडिया और नेपाल। इंडिया अगर बजट आपका सूट करता है, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा खिंच जा रहा है तो नेपाल। सर वाई नेपाल? नेपाल अगर आप इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड नहीं करना चाहते, इंडिया जैसा इकोसिस्टम में पढ़ना चाहते हैं और एफएमजी कॉलेज से पढ़ के पास करना चाहते हैं, देन नेपाल। वाई रसिया? रशिया अगर आपका पहले बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्लस आप अच्छी कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, बट रशिया में भी अच्छे ऑप्शन भी है, खराब ऑप्शन भी है। तो अगर फेडरल यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठंडी जगह नहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो वैसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आप रशिया में लीजिए, बट रशिया में एडमिशन लेने टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला, आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। दूसरा, आपको सरकारी हॉस्टल मिल रहा हो उसी यूनिवर्सिटी जाइए। तीसरा, फर्स्ट चॉइस शुड बी योर फेडरल यूनिवर्सिटी। एंड चौथा, कि आप जिनके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं वो 6 साल तक आपके साथ रहे। ओके, वाई जॉर्जिया? जॉर्जिया व्हेन यू वांट इंटरनेशनल एक्सपोजर, वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है जॉर्जिया में, क्लिनिकल एक्सपोजर ओके है, बट एफएमजी के लिए बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, सारे टीचर्स ऑफलाइन आके वहाँ जॉर्जिया में पढ़ाते हैं, तो दैट इज वाई जॉर्जिया। एंड अगर आपको यूएसएमबी प्लैब का पाथवे लेना है तो वो पाथवे भी ईजियर है जॉर्जिया और सर्बिया में। वाई उज्बेक? उज्बेक अगेन आपका रशिया में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो अगर रशिया के बहुत पेरिफेरल कॉलेज में जाना है उससे अच्छा उज्बेक चले जाओ, इंडिया के पास है, इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है और बहुत अच्छी डेवलपिंग कंट्री आ रही है। मुझे ताशकंद पर्सनली बहुत पसंद है, तो उज्बेक आप जा सकते हो। अगर आप कजाकिर्गिज चूज कर रहे हो तो उससे बेटर है उज्बेक चले जाओ। वाई मॉरिशस? मॉरिशस क्योंकि मॉरिशस में 2 इंडियन यूनिवर्सिटीज ही चलाती हैं, एक अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, एक एसएसआर है, ठीक है। तो अब वहाँ क्या है कि फीस एक तो नॉमिनल है, नेपाल से सस्ता है, दूसरा इंडियन करिकुलम में ही पढ़ाते हैं, और तीसरा एनएमसी गाइडलाइन भी फॉलो करते हैं। तो उनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई से 60% है। तो दैट इज व्हाई मॉरिशस बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके सर, एक बार इंडिया वर्सेस अब्रॉड कर लेते हैं। यार कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया वर्सेस अब्रॉड, मेरा भारत महान, इंडिया सबसे अच्छा है। और मैं इस पे टिप्पणी, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं ऐसे वाले कि जहाँ पे इंडिया से इसका कंपेयर करता है, मुझे बहुत हंसी आ जाती है। इंडिया सबसे अच्छा है। अगर इंडिया में तुमको जहन्नुम में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो इंडिया में पढ़िए। सर नेपाल वर्सेस रसिया? अगेन इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है यार। देखो हमारे हिसाब से, मतलब जैसे इंडियन इकोसिस्टम के हिसाब से बात करोगे तो नेपाल आपको कंपैरेटिवली ज्यादा कंफर्टिंग लगेगा। बट अगेन बजट का भी डिफरेंस है, नेपाल कहाँ 70 लाख में हो रहा है, रशिया कहाँ 30-35 लाख रुपए में हो रहा है, तो अगेन दुगना प्राइस का अंतर है, तो वो वेरिएशन है। बट मुझे रशिया पसंद आया, नेपाल तो अच्छा है ही, तो दोनों में देयर इज नो बैड चॉइस डिपेंडिंग ऑन योर बजट। अगर आपका बजट 60-70 लाख का है, नेपाल जाइए, 30-35 लाख का तो रशिया आइए। सर एक फाइनल सवाल पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं सर। आप सोचे होंगे कि नहीं पता नहीं सर, क्या ड्रॉप लेना चाहिए या एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए अभी? अगेन अगर आपका पहला अपीयरिंग ईयर है और आपने अपना 100% नहीं दिया तो ड्रॉप लीजिए, ठीक है। अगेन आपकी फिजिक्स लग रही है आपको नहीं सुधरेगी और आपको डॉक्टर ही बनना है और इंडिया में आप मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एमबीबीएस अब्रॉड कीजिए। क्योंकि आपको पता है ना कि जब फिजिक्स में नहीं नंबर आ रहा है, मेरा सरकारी कॉलेज नहीं हो पाएगा, इंडिया में मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर अब्रॉड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके सर। सेम ईयर। और बच्चे आपके लिए भी है बेटा, गुमराह होने से बचिए, 6 साल की जर्नी है और मुझे मेरा दिल पसीज जाता है यार एमबीबीएस अब्रॉड वाले बच्चों के लिए। क्योंकि आप समझो ना, आप एक पराये देश में रहते हो यार। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं रशिया के जो यूनिवर्सिटी गए वहाँ पे, ठीक है, आशिकी के चक्कर में रोड साफ कर रहे हैं, मतलब बर्फ के टाइम में, ठंडे में, क्योंकि थोड़ा ओवर टाइम का पैसा मिल जाएगा तो गर्लफ्रेंड को 2 बर्गर खिला पाएंगे। इतना आशिक लोग हो तुम लोग,
ठीक है, तो भैया रशिया जा रहे हो या इन कंट्रीज जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जाइए, अच्छे से पढ़िए। घर वाले बहुत मेहनत से सजे कि आपको वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ बिगड़िए मत, ठीक है। 90% लोग वहाँ जो जाते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो प्लीज़ पढ़िए। और हमारे साथ जाओगे तो इट विल नॉट बी एन ऑप्शन कि आप ना पढ़ो, ठीक है। आप पढ़िए, वापस इंडिया आइए, और यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, आइए और देश का सेवा कीजिए। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मैंने देखा है सर, आप पेरेंट्स जितना बच्चे से कनेक्ट रहते हैं उतना पेरेंट्स से भी कनेक्ट रहती है आपकी टीम। यार देखो क्या है ना, हाँ पेरेंट्स से कनेक्ट, यार इवेंचुअली देखो क्या होता है ना, जब समझो ना, अगर आपका ही बेटा हो, आप उसको इतनी दूर भेज दो। बहुत ऐसे पेरेंट हैं जो रशिया वशिया भेजते हैं, उनका पासपोर्ट तक नहीं है कि वो कभी विदेश देखे नहीं है। हाँ। तो सोचो कितने दिल पे पत्थर रख के एक पराये देश भेजते हैं वहां बच्चे को एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस करने, और वहां बच्चा क्या करता है, शॉप लिफ्टिंग करता है, जेल चला जाता है। क्या बीतता होगा पेरेंट के मन पे कि भैया फोन आ गया कि आपके बच्चे को हम डिपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज अच्छे से, मतलब यही सब करना है तो यार यहाँ रहो, यहाँ पे जुगाड़ फिर भी ज्यादा होगा। हाँ। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रीज है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू। I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling.